किस वर्ण यानी किस वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब होता है रंग, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम सबसे बड़ा है, यानी बड़ा है यानी सबसे ज्यादा। बोला कौन रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक झापड़ मारो तो उसको, कौन सा जिला में है? चलो देखो, तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसको है? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी, ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल। भूलिएगा। एक बात और बताएं, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसको यदि बारिएगा लाइट ना तो दूर तक जाएगा, छितराएगा नहीं। कहाँ तक जाएगा? दूर तक जाएगा, रास्ता में इन्होंने छितराएगा नहीं। इसलिए देखिए बच्चा लोग को छोटा छोटा लेजर लाइट मारता है ना, तो हम लोग जो बच्चा थे ना तो ऑर्केस्ट्रा में पूरा सब ले जाता था। हाँ जी, ऑर्केस्ट्रा में देते तो बहुत थे, और सब ऐसा जगह बांटता था कि सोचो छोड़िए तो बातें सब खत्म करो। ठीक है, लड़का सब लेजर लाइट लेता है, देखा है कि नहीं? लड़का से जो लेजर लाइट लाता है उसमें लाले रंग रहता है, लाल, तो देखिएगा बहुत दूर तक जाता है कि नहीं? तो उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है उसको कहा जाएगा दूर तक, और जिसका तरंगदैर्घ्य का छितरा जाएगा उसको बारिएगा ना तो रास्ते में छितरा जाएगा। ठीक है, तो जिसका ज्यादा तरंगदैर्घ्य है वो दूर तक जाएगा, जिसका कम तरंगदैर्घ्य है वो दूर तक नहीं जाएगा। यानी ज्यादा छितराएगा ये कम छितराएगा, ये ज्यादा छितराएगा इतराएगा, ये कम छितराएगा इतराएगा। आगे समजात अंग का उदाहरण बताइए। बोल रहा है कि समजात अंग, कौन अंग? समजात अंग। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि बनावट एक जैसा हो। ठीक है, बनावट एक जैसा हो और काम अलग अलग हो, उसको समजात अंग कहते। देखिए हमारा हाथ और कुत्ता का अग्रपाद, अग्रपाद मतलब आगे वाला। ठीक है, दिखता एक जैसा हो लेकिन काम अलग अलग हो, उसको कहते समजात अंग। तो देखो हमारा हाथ आगे वैसे है कि ना, ऐसे कर लो तो कुत्ता जैसा हुआ कि नहीं? कुत्ता जैसा हुआ कि नहीं? तो हम लोग का जो आगे वाला हाथ है और कुत्ता के आगे वाला अग्रपाद दोनों समान हुआ कि नहीं? तो दोनों समजात अंग, लेकिन काम उछलने के लिए काम करता है, हम लोग कुछ खाने पकड़ने ये सब के लिए काम करते हैं, काम अलग अलग है। देखेगा जैसा लेकिन काम अलग अलग, तो यहो समजाते अंग है। देखो हमारे दांत और हाथी के दांत, तो हम लोग भी दांत से खैबे करते हैं, हाथी भी दांत से खैबे करता है। ठीक है, इधर देखिए आलू के और घास के ऊपरी भूस्तरीय, यानी आलू और घास के ऊपर वाला जगह, दोनों का काम क्या करता है? एक ही जैसा। तो यानी इनमें से सभी होगा, इनमें से सब। ये सभ्य समजात अंग है। सब क्या है? समजात अंग। ये तीनों समजात अंग का उदाहरण है। तीनों किसका उदाहरण है? समजात अंग का। चलो आगे। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा स्रोत मतलब अच्छा ईंधन। उत्तम ऊर्जा स्रोत मतलब अच्छा ईंधन, यानी जिससे खाना पकाए या गाड़ी में डाले तो प्रदूषण ना फैलाए। ठीक है, ज़्यादा कचरा ना करे, तो वही उसको उत्तम ईंधन कहते हैं। यानी उत्तम ईंधन किसको कहेंगे? सुनिए, उत्तम ईंधन किसको कहेंगे? जो प्रदूषण, जिसको जलाने पर प्रदूषण ना फैले, जो आसानी से हमको मिल जाए, भंडार ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा मात्रा में हो, हमको आसानी से मिल जाए, सस्ता में मिल जाए, प्रदूषण ना फैलाए, इसको कहते हैं उत्तम ईंधन। इसको क्या कहते हैं? उत्तम ईंधन। उत्तम ईंधन या अच्छा ऊर्जा का स्रोत। इसमें बोला कौन है उत्तम ऊर्जा का स्रोत? कोयला से धुआं होगा ना, तो यानी प्रदूषण फैला रहा है, यानी ये उत्तम ईंधन नहीं है। लकड़ी जलाइएगा तो धुआं होगा, प्रदूषण फैलेगा, यानी ये भी उत्तम ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, गाड़ी में पेट्रोल डालते तो धुआं बिकता है पिछवाड़ा से, तो ये भी उत्तम ईंधन नहीं है। लेकिन बायोगैस धुआं हुआ नहीं करता है, बायोगैस धुआं हुआ नहीं करता है, तो कैसा ईंधन है? उत्तम ईंधन। उत्तम मतलब अच्छा ईंधन। उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग गाड़ी में करते हैं, खाना बनाने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, आई बायोगैस में पाया जाता है मीथेन, यानी CH4। ठीक है, CH4 सुबह बताए थे ना, इतना जल्दी मत भूलो मेरे बउआ। चलो
कौन अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? बोला है कि अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा काम न करता हो। कौन है जो अंतस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह काम नहीं करता? तो पहला अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि या वृषभ ग्रंथि। तो इसे देखिए, अग्न्याशय ग्रंथि भी बाह्य अंत दोनों तरह का है। अंडाशय ग्रंथि बाह्य अंदर दोनों के लिए काम करता है, वृषभ भी दोनों के लिए काम करता है। तो इसमें पीयूष ग्रंथि क्या है? ये बाह्यस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये पीयूष ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, याद है? मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा, पूछता है पीयूष ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों मास्टर ग्रंथि कहते हैं? कि जितना ग्रंथि सब पर कंट्रोल करता है, सब पर नियंत्रण, यानी सब पे कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर। अब बताइए, वृषण किसमें पाया जाता है? वृषण नर में, वृषण पुरुष में, लड़का में क्या पाया जाएगा? वृषभ। अब वृषभ से ही शुक्राणु निकलता है। वृषभ से ही क्या निकलता है? शुक्राणु। जो सवेरे एक्सरसाइज दो लोग कर ले था, यही में था, ठीक है, यहीं से निकलता है। अंडाणु, अंडाणु निकलता है किसमें? मादा में। अंडाणु किसमें? मादा में। वृषण किसमें? नर में। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों करते हैं? क्या है कि सब पर ये कंट्रोल करता है। आई अंतस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे बढ़े बउआ, बढ़े ना, बोलो ना। यस सर। चलो, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी क्या बनाएंगे? बोलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ पढ़ाएंगे, अभी आपको पढ़ाए नहीं है, ठीक है, अभी आप लोगों को पढ़ाए नहीं है। तो बोला कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है ना, उसमें तर्जनी किसका कहते हैं? ठीक है, तर्जनी क्या इशारा करेगा? इसको कहते हैं, क्या है ये? अंगूठा। ये तर्जनी, ये माध्यमा। नाम आप पढ़िएगा तो बताएंगे। ये अंगूठा हुआ, ये तर्जनी हुआ, ये माध्यमा हुआ। तो इसी बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त, बाम मतलब लुल्ला हाथ, बाम मतलब लुल्ला, तो कब बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी यानी तर्जनी किसका इशारा करेगा? ऐसे होता है, इससे बताएंगे नियम। तो तर्जनी किसका बताता है? ठीक है, किसका बताता है? चालक पर आरोपित विद्युत बल को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चालक प्रवाहित विद्युत धारा को बताता है। तो किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र को। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बउआ जो तर्जनी है ना, किसका दिशा बताएगा? चुंबकीय। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। तो ई वाला उंगली ना चुंबक क्षेत्र का बताएगा कि ऐसे चुंबक आ रहा है, ठीक है। ई वाला धारा को बताएगा। ये क्या है? इधर धारा। ये उत्पन्न बल, इधर से बल लग रहा है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर धारा जा रही है, यानी करंट ऊपर में जा रहा है, चुंबक के ने में हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ई में क्या जा रहा है? बल लग रहा है इधर। तो यही है। आगे, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी बोला किससे गंगा जी प्रदूषित यानी गंदा नहीं होते हैं? किससे गंगा जी प्रदूषित नहीं होते हैं? बताइए। गंगा में मछली पालन से। मछली गंगा जी में पालेंगे तो प्रदूषण फैलेगा जी? गंगा जी में मछली पालेंगे तो प्रदूषण फैलेगा? नहीं। गंगा में कपड़ा धोएंगे तो प्रदूषण फैलेगा ना? यानी गंदा कर रहा है गंगा जी को। गंगा में अर्ध जल यानी आधा जला हुआ सबको बहा देंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा? गंगा में रासायनिक पदार्थ को छिड़काव करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा। यानी एकरों से गंदा हो रहे हैं गंगा जी, एकरों से गंदा हो रहे हैं गंगा जी, एकरों से गंदा हो रहे हैं, लेकिन इससे गंदा नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पूछा क्या निम्न गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, यानी नहीं कौन है जो गंगा प्रदूषण को नहीं करते, यानी गंगा जी को गंदा नहीं करते। तो मछली पालने से गंगा जी गंदा नहीं होंगे। याद रखिए, गंगा मैया कभी मछली तो गंगा उसी में ना जीव जंतु रहेगा, मछली कहाँ रहेगा? गंगा जी में रहेगा। तो कैसे प्रदूषित करेगा? नहीं ना होगा उससे। चलिए आगे। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। नर मतलब होता है पुरुष। तो बोला पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, यानी नर जनन अंग कहाँ है? जनन अंग मतलब जहाँ से जन्म देता है। पुंकेसर, जांग, पंखुड़ी, यानी में से कोई नहीं। तो क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर के बजाय पुष्प में एक पुष्प से दूसरा पुष्प, दूसरा पुष्प से तीसरा पुष्प बनता है, ठीक है। आगे, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है? बोला कौन लेंस का उपयोग करेंगे
तो दीर्घ आंख में कौन बीमारी होला है? दीर्घ दृष्टि दोष। इसी को कहते हैं दूरदृष्टि दोष भी। कौन सी करते हैं? दूरदृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। तो बोला है कि किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को संशोधित मतलब वो बीमारी को खत्म करने के लिए किया जाता है, इलाज करने के लिए किया जाता है। तो दूरदृष्टि को किससे उपचार करते हैं? उत्तल लेंस से। कौन से? उत्तल लेंस से। याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष किससे? उत्तल लेंस से। या दीर्घ दृष्टि दोष से किससे? उत्तल लेंस से। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस से निकट। आंख में यदि आपका निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। आंख में यदि दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का। यही में की होता है पता है? जैसे दूर दृष्टि दोष है तो आपको दूर वाला एकदम साफ साफ लौकेगा, अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नजदीक वाला के देखिएगा ना तो आपको दिखाई नहीं देगा। किसमें? दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसको उपचार कैसे करेंगे? उत्तल लेंस का चश्मा लगा लेंगे। उत्तल लेंस वाला क्या कर लेंगे? चश्मा। तो ठीक हो जाएगा, दोनों दिखाई देने लगेगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? अवतल लेंस में इसमें बीमार कौन सा? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट मतलब था नजदीक, नजदीक वाला साफ साफ दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूर वाला देखिएगा तो ससुर के नाती दिखाई देबे नहीं करिहन। तो कौन चश्मा लगाएंगे? अवतल लेंस वाला। ठीक है, आगे बढ़े। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चून या ब्लोचिंग पाउडर। इसी को कहते हैं विरंजक चून या ब्लोचिंग पाउडर। बोलो क्या कहते हैं? विरंजक चून या ब्लोचिंग पाउडर। देखे हैं कि नहीं ब्लोचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर देखे हैं कि नहीं? तो उसका फार्मूला पूछा है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 किसका? विरंजक चून या ब्लोचिंग पाउडर। विरंजक चून या ब्लोचिंग पाउडर। ठीक है, कोई दिक्कत? और नाम पूछे रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए आगे। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा? बताइए, कौन लाल को नीला करता है? लाल को नीला कौन करेगा? अरे बकलोल लोग ध्यान दो। ठीक है, अम्ल क्या करता है? अम्ल भगवान नीला को लाल करता है। नीला को लाल। अम्ल का काम है नीला को लाल करना। क्षारक या क्षार का काम है लाल को नीला करना। इतना भुला जाता है जल्दी, तुरंत से बकलोल है दम जी। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल, यानी नीला लिटमस पत्र उसको लाल कर देगा। क्षार क्या करेगा? नीला लाल लिटमस पत्र उसको नीला। यहाँ क्या कर